ऊपर तो वाले मैं ब्लॉक वही को चीज चलाते ही स्टैटिक फ्रिक्शन आगे, तो फ्रिक्शन, हाँ तो ये हो गई गड़बड़, उसको रिवाइज कर, सब अपलोड हो गया थी। अगर मैं फोर्स इधर लगा, ये ऑब्जेक्ट इधर चल रहा, सोचो दिस ऑब्जेक्ट ब्लॉक ए इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, अगर फ्रिक्शन इस पे इधर लग रहा है तो ये आगे क्यों जा रहा है? अगर फ्रिक्शन लेफ्ट साइड लग रहा है तो आगे कौन जा रहा है? वो स्टैटिक फ्रिक्शन है जो उसको लेफ्ट राइट साइड लेके जा रहा है। ओके सर, समझा। 1 सेकेंड है। हाँ, क्लियर हुआ ना? तो इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन इधर लग रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन पॉजिटिव है। और इस वाले पे, नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन इधर लग रहा था, इस पे वर्क डन नेगेटिव आएगा। इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको थोड़ा सा मैं जस्टिफाई भी करा सकता हूँ, बट फिलहाल तो आप कॉन्सेप्चुअली देखो, उसको डायग्राम में देखो। नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन राइट साइड जा रहा है। तो इस वाले स्टैटिक फ्रिक्शन, इस केस में वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन इज पॉजिटिव, इस केस में वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन इज 0, नेगेटिव। यस सर। ओके, नो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होगा? वर्क डन ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। काइनेटिक फ्रिक्शन का थोड़ा सा आसान है समझना। वर्क डन ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन, वर्क डन ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। स्टैटिक फ्रिक्शन का कंफ्यूजिंग है, काइनेटिक फ्रिक्शन का थोड़ा आसान है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, राइट? लेट्स सी, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस है, ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट? ये ऑब्जेक्ट जा रहा है ये डायरेक्शन में, मास m है, ग्रेविटी g है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इट मूव्स अलोंग द सरफेस बाय अ डिस्टेंस s। तो व्हाट विल बी, एंड काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के, राइट? तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के। अभी वर्क डन ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन in this case will be what? On this block will be what? क्वेश्चन समझा? क्वेश्चन समझा ना? हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ब्लॉक है, मास m है, सरफेस और ब्लॉक के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के and it is displaced by a distance s. So what is total work done by kinetic friction? फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है? फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है? सब पीछे का भूलते जा रहे हैं। काव्या, काव्या यू देयर? Yes, sir. Try ना. What is what is force of kinetic friction? सर्वेश? Yes, sir. But काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स तो बताओ ना कितना होता था? फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के इंटू एन, और हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एन इज mg, तो म्यू के इंटू mg इज force of kinetic friction acting on the block in backward direction, इस direction में, against the motion. So this is force. So work done कितना हो गया? Force into displacement into cos 180, Fk into S into cos 180 degree. This is mu k mg into S into cos 180 is -1. So minus mu k mg into, yes, you have got it.
क्लियर है? Yes, sir. एक ब्लॉक यहां से यहां आ गया, थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये डिस्प्लेसमेंट है आपका s, ब्लॉक इज ऑफ मास m. What is work done due to kinetic friction in this case? Coefficient of kinetic friction is mu k. बेटा this you must answer, आसान है. क्षितिज, यस सर. बताओ ना बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है? फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है? सर न्यू के एम जी कॉस थीटा. म्यू के एम जी कॉस थीटा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है. काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के इनटू एन, एन इज एम जी कॉस थीटा इन दिस केस. अगर आपको याद हो, एम जी नीचे लगता है, थीटा एंगल है, एम जी कॉस थीटा इधर है, राइट? तो म्यू के इनटू एन, एन इज एम जी कॉस थीटा, ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन. अब डिस्प्लेसमेंट है एस एस डायरेक्शन में, म्यू के इधर है, तो वर्क डन इज व्हाट? माइनस एफ के इनटू डिस्प्लेसमेंट माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा इनटू एस. So altogether, kinetic friction, work done due to kinetic friction is zero, so negative, right? In every case, it will be negative. समझा? Horizontal surface में कैसे निकालते हैं वो देख लिया आपने. Basically, kinetic friction निकाल लो, mu k into n, displacement along the surface ही होना है, तो minus mu k into n into displacement is हाँ. Okay. तो ये हो गया आपका work done due to friction. चलो अभी एक लेवल अप, वेरिएबल फोर्स का वर्क डन क्या होगा? वेरिएबल फोर्स का वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ये है कंफ्यूजन. कभी कभी फोर्स कांस्टेंट नहीं होता, फोर्स भी वेरी करता है. सपोज ये, राइट? तो इसको एक वेरिएबल फोर्स लग रहा है. Object is experiencing a variable force. Maybe समझो ये x एक्सिस है, ये x इक्वल्स टू 0. जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे फोर्स बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है. So let us assume force is equal to force acting on the block is 5 times of x. Suppose force is 5x. That means what is force acting at origin? 0 पे फोर्स कितना लग रहा है? 0. 0. 1 मीटर पे जाते जाते कितना हो जाएगा? 5 Newton. 5. 2 मीटर पे 10. 3 मीटर पे 15. तो फोर्स भी चेंज हो रहा है, राइट? नाउ अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स, सपोज ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल टू 10. क्वेश्चन इज व्हाट इज वर्क डन? क्वेश्चन इज व्हाट इज वर्क डन? तो अब आप कैसे निकालोगे? पहले चेंज इन फोर्स निकालेंगे. ओके. मतलब उसके बाद फिर जितना उसने डिस्प्लेसमेंट किया वो मल्टीप्लाई करेंगे. नहीं, चेंज इन फोर्स मतलब क्या? मतलब अभी 50 है, पहले 0 था, तो चेंज इन फोर्स 50 हो गया, तो क्या करेंगे? 50 into 10.
so 15 to 10. अच्छा, अगर कांस्टेंट फोर्स 50 लगता एंड डिस्प्लेसमेंट 10 आता तो वर्क डन कितना बोलते हैं? वही अगर शुरू से लेके लास्ट तक 50 लगता हाँ, तो भी वही 500 न्यूटन, और वेरिएबल फोर्स है तो भी 500 न्यूटन. हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ सर, इधर हर इंस्टेंट फोर्स चेंज हो रहा है. हाँ, तो फिर वर्क डन सेम कैसे होगा? जब कांस्टेंट फोर्स लग रहा 50 तो डिस्प्लेसमेंट 10 तो वर्क डन 500. अभी यहाँ पे तो फोर्स चेंज हो रहा है ना. फोर्स पहले 0 था, बढ़ते 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 50 हुआ है, तो इसमें वर्क डन कैसे 50 न्यूटन हो जाएगा? 500 न्यूटन होगा. तो ऐसे में कॉन्सेप्ट लगता है इंटीग्रेशन का. तो पहली चीज मैं बता दूं, अगर आपके पास एवरेज फोर्स का कॉन्सेप्ट किसी भी तरह से है, अगर आप एवरेज फोर्स समझ रहे हो उस पर्टिकुलर केस में, तो एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दो, वो आंसर हो जाएगा. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ dx फ्रॉम x1 to x2. Work done due to variable force. Work done due to variable force is given by formula integral f as a function of x, force as a function of x into dx from x1 to x2. वेक्टर फॉर्म में अगर हम बात करेंगे तो r1 to r2 पोजीशन वेक्टर है f डॉट dr. ये वेक्टर फॉर्म में है. ये अगर फोर्स सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है, दिस इज जनरल फॉर्मूला. इसमें सिर्फ हम अज्यूम कर रहे हैं कि वर्क डन, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड फोर्स इज एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस. हेलो? यस सर. Yes, sir. अब इसका मतलब समझाता हूँ. नाउ लेट मी एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस. सी, ये फोर्स एफ लग रहा था, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना था? एस या वॉट एवर. ये पॉइंट था x इक्वल्स टू x1 और ये पॉइंट था x इक्वल्स टू x2. जैसे जैसे पोजीशन चेंज हो रही है वैसे वैसे फोर्स बदल रहा है, राइट? हाँ सर. हेलो? हाँ. Yes. So let us assume at some instant position is x. एक किसी इंस्टेंट पे पोजीशन x है, ठीक. वहां पे कुछ फोर्स लग रहा होगा, वो फोर्स लेट अस अज्यूम f है. दैट फोर्स इज f. एकदम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दूं मैं, इतना छोटा कि एटलीस्ट आई कैन अज्यूम फोर्स टू बी कांस्टेंट इन दैट डिस्प्लेसमेंट. ऐसा सोच सकते हो आप? बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया मैंने, उसमें एटलीस्ट आई कैन अज्यूम फोर्स टू बी कांस्टेंट, ठीक. Yes, sir. एंड दैट डिस्प्लेसमेंट वुड बी रेड एज dx. उस डिस्प्लेसमेंट को dx रीड करेंगे. x चेंज हुआ बाय स्मॉल अमाउंट, लेट अस नेम इट एज dx. तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, छोटा सा वर्क डन होगा, डिफरेंशियल वर्क बोलते हैं, एंड दैट वुड बी गिवन बाय f into dx. एग्री? Yes, sir. हेलो? Yes sir. So dw is f into dx. डिफरेंशियल वर्क. एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया मैंने, उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में एटलीस्ट वर्क डन आई कैन कैलकुलेट एज f into dx. व्हाई? बिकॉज उतने छोटे से डिस्प्लेसमेंट में तो फोर्स कांस्टेंट है, तो f into dx हो गया. तो टोटल वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ dw, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ f dx. This is real story behind it, and x का value changes from x1 goes up to x2. The value of x starts from x1 goes up to x2. Clear? Yes sir. So ये है process. Yeah, this is how we find work done due to variable force. Okay. अब इसको मैं ग्राफिकली भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आपको. ये दोनों, ये किसके लिए? ये इन जनरल है. एफ फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है जब आपकी पोजीशन, एफ फोर्स लग रहा है आपकी पोजीशन है आर वेक्टर, नहीं. अगर छोटा सा पोजीशन चेंज हो गया, सपोज यहां से यहां चले गए, तो दिस इज डी आर वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट इज डी आर वेक्टर.
तो उसमें एटलीस्ट आई कैन एज्यूम फोर्स टू बी कांस्टेंट। तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन हो गया एफ इंटू एफ डॉट डी आर। टोटल इंटीग्रेशन कर दो R1 से R2 तक तो आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। So when force is variable, when force is not constant, तभी आप F इंटू डी एक्स करने की मत सोचना। F इंटू एक्स ये होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस्ट, ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट फोर्स के लिए एप्लीकेबल है। वेरिएबल फोर्स में आपको इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हेलो, Yes, sir. समझा ना? हाँ sir. ओके, Yes, sir. नाउ ग्राफिकली देखते हैं। हाँ, ग्राफिकली देखते हैं। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, या पोजीशन बना देता हूँ, फोर्स वर्सेस पोजीशन। ठीक है, अगर कांस्टेंट फोर्स था, ये एक्स एक्सिस पोजीशन और ये फोर्स है, तो अगर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है फोर्स नहीं बदल रहा है। ठीक, स्टार्ट फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू x1, यहां से स्टार्ट होता है, जाता कहां तक है, x2 तक। फोर्स इज कांस्टेंट, कांस्टेंट फोर्स F लग रहा है। सो व्हाट इज वर्क डन इन द प्रोसेस? ये डायग्राम देखे बिना आप सोचो, F फोर्स है लग रहा है ऑब्जेक्ट पे, और वो सॉरी सर डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो 0 होगा ना? कैसे? ऑब्जेक्ट x1 से x2 चला गया, डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे होगा बेटा? F multiplied by x2 minus x1. F multiplied by x2 minus x1. So work done in the process is F into x2 minus x1. Object has moved from x1 to x2, so displacement is x2 minus x1 and force constant लग रहा था, F into x2 minus x1, right? So ये हो गया work done. Can I say that it is same as area under fx graph? Yes, sir. Yes, sir. So work done is area under fx graph. I'll repeat. Work done is area under fx graph. फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ होगा, उसके अंडर जो एरिया है कहां तक, अप टू एक्स एक्सिस, इज नोन एज वर्क डन। सो वर्क डन इज फोर्स, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ या fx ग्राफ। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ना अब अगर देखते हैं वेरिएबल फोर्स होता है, सपोज ये वेरिएबल फोर्स है ऐसा, नहीं, एट द बिगिनिंग फोर्स एक्टिंग वाज 1, यहाँ पे कर देता हूँ, जब पोजीशन x1 थी तो फोर्स x1 F1 लग रहा है, ये x2 है जब डिस्पोजिशन x2 हुई। नाउ व्हाट इज वर्क डन? इस बार वेरिएबल फोर्स है, देखो पोजीशन के साथ क्या चेंज हो रहा है, फोर्स भी चेंज हो रहा है, ग्राफ में दिख रहा है। पिछली Yes, बार sir. फोर्स कांस्टेंट था, थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट फोर्स इज वेरिएबल। सी x1 से x2 जा रहे थे तो फोर्स भी बढ़ रहा था, राइट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो क्वेश्चन इज व्हाट विल बी वर्क डन इन दिस केस? Slope of graph. नो, Sir, वो area of rectangle हाँ plus area of triangle. सीधा बोलना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया हाँ, अंडर ग्राफ ही उस- होगा ना, Yes, sir. एरिया अंडर ग्राफ। तो एरिया अंडर ग्राफ, व्हाट इज एरिया अंडर दिस ग्राफ इन टर्म्स ऑफ f1 f2 x1 x2? कैलकुलेट करो। In terms of f1 f2 x1 x2, calculate area under this graph.
बेसिक ज्योमेट्री है, इसमें सोचना क्या है। एरिया अंडर ट्रेपीज, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? Sir, 1/2 F1 plus F2 into X2 minus X1. That's it. 1/2 half sum of parallel sides, that is F1 plus F2. So area is half sum of parallel sides, that is F1 plus F2. ठीक है। Now what is this half F1 plus F2? ये क्या है? Half F1 plus F2 ये क्या होता है? Can I call it average force? Which force, sir? Yes, sir. Yes, sir. Can I call it average force? Yes, sir. Yes, sir. Yes, I can call it average force, right? तो ये average force है into x2 minus x1 है, average force into x2 minus x1. x2 minus x1 हो गया displacement and half f1 plus f2 हो गया average force. तो work done is half, half है, work done is average force into displacement, and average force into displacement is what is work done. Hello. सर मतलब हमको दो फॉर्मूलाज मिल गए ना? नहीं, अब मैं कंक्लूड करूंगा ना। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज अ यूनिवर्सल फॉर्मूला। अब यहाँ ट्रिक कहाँ हो रहा है आप कि एवरेज फोर्स, क्या एवरेज फोर्स हाफ F1 प्लस F2 होता है? सवाल ये है कि क्या एवरेज फोर्स हाफ F1 प्लस F2 होता है? सर वो डिपेंड करेगा। यस, वो डिपेंड करेगा फोर्स कैसे वेरी कर रहा है। ये सिर्फ तभी होता है व्हेन फोर्स वेरीज linearly with position. जब ऐसा होगा तभी एवरेज फोर्सेस सेम एज अरिथमेटिक मीन ऑफ फोर्सेस एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ इंटरवल। लेट्स रिकॉल, ये हमने काइनेमेटिक्स में भी पढ़ा था, मैथ्स में भी आप इंटीग्रेशन में पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर, कि अगर कोई क्वांटिटी y x के साथ लीनियरली वेरी करती है, if y varies linearly with x, directly proportional to x है, so average value of y is arithmetic mean of the values of y at the beginning and end of the interval. अगर आपको याद हो, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता था, तो एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बाई 2 लिख लेते थे हम लोग, याद है? एवरेज वेलोसिटी होता, बट वेरिएबल एक्सेलरेशन के केस में हम ऐसा नहीं लिख पाते थे, उसमें प्रॉपरली निकालना पड़ता था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एनीवेज, समराइज करता हूं मैं यहाँ पे। अगर फोर्स लीनियरली वेरी कर रहा है, ये आपका टाइम सेविंग टेक्निक है। कई जेईई में क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको अरे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तो सीधा क्या किया, ए फोर्स इज वेरिंग डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन एवरेज फोर्स मतलब फोर्स एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ इंटरवल का अरिथमेटिक मीन। ओके? यस सर। यस सर। समझा? तो ये तभी वैलिड है जब तक आप फोर्स आपका लीनियरली वेरी कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन कोई जरूरी नहीं है ऐसा हो। वेरिएशन कैन बी, ऐसा भी हो सकता है वेरिएशन, ये देखो ये x1 ये x2, ऐसा भी वेरिएशन हो सकता है। अभी लीनियरली फोर्स डज नॉट वेरीज लीनियरली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब यहाँ पे जैसे मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिया ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जरूरी नहीं, लीनियर वेरिएशन जरूरी है। हाँ, ax प्लस बी रहेगा तो भी चलेगा। तो अब जैसे इस केस में वेरिएशन लीनियर नहीं है, तब अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कैसे निकालूं? हाउ डू आई फाइंड दिस एरिया? कैसे एरिया निकालेंगे? इंटीग्रेशन से। तो एक्चुअली में मैं आपको लिंक करके दिखाता हूँ ये क्या लॉजिक था, ये और भी कहीं पे यूज होने वाला है।
तो हम सोचते ही नहीं है, हम मतलब पूरा प्रोसीजर डिस्क्राइब करने वाला में नॉट नेसेसरी, जरूरत नहीं है, बट कभी कभी स्कूल टीचर बोल देते हैं याद समझाने के लिए। तो लेट मी एक्सप्लेन। आप ये मत सोचो कि आप x1 से x2 गए, फिर x1 से कहीं और गए, ठीक, ये वेरिएबल है, x डैश कर देता हूँ या क्या लिख दो इसको, चलो x ही लिख दो, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट फोर्स F1 होता, अगर कांस्टेंट फोर्स F1 मैं एज्यूम कर लूं, तो F1 इंटू x2 माइनस x1, तो क्या वो आंसर सही होगा? ये आंसर सही है क्या? सर अगर फोर्स बढ़ता जा रहा है, मैं मान लूं ना, बढ़े ना, कांस्टेंट होता अज्यूम तो किया तो कांस्टेंट नहीं सही है, है, तो क्या ये आंसर सही है? कांस्टेंट सर, अज्यूम किया constant तो के लिए सही सही है। है। लेकिन है तो नहीं, इस ग्राफ में दिख रहा है ना कौन, हाँ, इस ग्राफ में कांस्टेंट दिख रहा है, नहीं है, नहीं सर, तो एरर है कि नहीं है? यस सर। है हाँ, सर। गलत है। तो अब गलत है तो कितना छूट गया? हाँ हाँ, कितना छूट गया? इसमें ये वाला पोर्शन कवर हो गया, ये पोर्शन छूट गया, हाँ सर। नहीं यस। भाई, ये कवर हो गया, ये वाला पोर्शन छूट गया। तो उन्होंने बोला एक काम करो, करेक्शन करते हैं, x1 से x2 डायरेक्ट मत सोचो, आप सोचो कि x1 से कहाँ गए हो आप, एक पॉइंट है x, फिर x से x2 चले जाओ, चलो उसको x3 नाम दे देता हूँ। तो वो क्या बोलते हैं, F1 और इस पॉइंट का फोर्स निकाल लो, इस पॉइंट का फोर्स है F3 से, तो बोलते हैं एक काम करो, आप ऐसा वर्क डन लिखो, कैसे लिखो, F1 इंटू x3 माइनस x1 कर लो, प्लस F3 इंटू x2 माइनस x3 लिख दो। क्या अब ये आंसर सही है? नहीं सर, नहीं। नहीं सर, पार्ट छूट गया। ये पार्ट छूट गया और ये पार्ट छूट गया, बट ये ज्यादा सही है, ये ज्यादा सही है? तो वो वाला ज्यादा सही है, ऊपर वाला ज्यादा सही है। ऊपर वाला जो आपने कौन लेफ्ट सा? में लिखा है, तो लेफ्ट साइड। ये ज्यादा सही है। सर अब कोई एक काम करते हैं, हाँ, अब एक काम करते हैं, सही नहीं है लेकिन ज्यादा क्लोज कौन सा है? पहले बात देखो, इतना पोर्शन छूटा हुआ था, अब सिर्फ इतना छूटा, तब एक काम करो, एक पॉइंट और मार्क कर ले यहाँ पे, इसको x4 नाम दे दो, इसको x5 नाम दे दो, यहाँ पे फोर्स है F4, यहाँ पे फोर्स है F5, ठीक है, F5 F4, हाँ, तो ये हो गया। अब देखो, अब और ज्यादा क्लोज आएगा। अगर F1 फोर्स होता तो मैं क्या लिखता था, वर्क डन F1 इंटू x4 माइनस x1 प्लस, अगर F4 कांस्टेंट होता इतने में, तो F4 इंटू x3 माइनस x4 प्लस, फिर क्या किया मैंने, F3 इंटू x5 माइनस x3 प्लस F5 इंटू x5 माइनस x3 हो गया ना, F5 इंटू x2 माइनस x5, 4 इंटरवल में डिवाइड कर लिया। अब जो आंसर आया, ये ज्यादा सही है या ये? नेचुरली ये सबसे वाला। ज्यादा वो करेक्ट है। वाला जो अब लास्ट एरर लास्ट सिर्फ वाला। इतना छोटा सा, हाँ, तो सिर्फ इतना एरर बाकी है, राइट। एक्चुअली आप इसको और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करो, राइट। ये अभी जो फाइनाइट ले रहे हो ना, इतने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो कि एक जो स्ट्रिप है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल स्ट्रिप या डिफरेंशियल एरिया या डिफरेंशियल एलिमेंट, ये एकदम परफेक्ट रेक्टेंगल लगने लग जाए। अगर फाइनाइट लेंथ लोगे तो ये रेक्टेंगल नहीं है, बट अगर मैं इसको क्या करूं, इतना छोटा कर दूं इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, तो आई कैन ट्रीट इट एज व्हाट, आई कैन ट्रीट इट एज रेक्टेंगल, राइट। यस सर। हेलो, यस सर। यस सर। हाँ, सपोज वो पॉइंट है F और इसका विड्थ है dx, जहां पे ये डिस्टेंस थी x, तो ये रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, F इंटू dx हो जाएगा। हाइट F है और विड्थ हाँ, dx है, तो उसका Yes, एरिया sir. कितना हो गया, F इंटू dx हो गया। यस। अब इस ऐसे जितने F dx है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, सारे F dx को ऐड करना है। अब ये एडिशन होगा कैसे, हमसे तो नहीं आता, ये काम इंटीग्रेशन का है, तो बोलते हैं अब इंटीग्रेशन साइन के अंदर डाल दो। यस। यस सर। समझा? हाँ सर। तो उसको इंटीग्रल साइन के अंदर डाल दो, F इंटू dx को, आपको टोटल वर्क डन दे देगा।
अब इस इंटीग्रल साइन को और बताना पड़ेगा आपको, कहां से कहां तक, तो x1 से x2 तक। तो ये है वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। ओके। यस सर। ना वापस बता दूं मैं, ये सिर्फ उस केस के लिए है जब आप एक एक्सिस के अलॉन्ग चल रहे हो। अगर आप 2 डायमेंशन में या 3 डायमेंशन में चलोगे तो उस केस में आपको इंटीग्रल f डॉट dr लिखना है। व्हाट विल यू राइट? इंटीग्रल f डॉट dr। ओके। हाँ सर सर। एफ डॉट डी आर 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के लिए, दोनों के लिए? 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में, एंड मतलब कितना भी हो, मतलब फिजिक्स में हम 3 ही डायमेंशन पढ़ेंगे मैक्स, तो कितने भी डायमेंशन होंगे वो सब के लिए एप्लीकेबल है f डॉट dr। सॉरी, ये 1 डायमेंशन के लिए बेटा, सिर्फ x एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है। ये f इंटू डी एक्स तो आपका एक डायरेक्शन में x एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है ना, इसमें सिर्फ x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ओके। यस सर। चलो अब इसके ऊपर 2-4 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्राफ के ऊपर करते हैं। सी फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ है। यूजिंग दिस ग्राफ यू हैव टू मेजर वर्क डन ड्यू टू द फोर्स। जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से जो वर्क डन है वो निकालना है। सर 37.5। 37.5 में भी सी, यहाँ पे अगर आप देखो ये ट्रेपीजियम हो गया, इसका एरिया कितना हो गया? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सो 10 + 15 25 इंटू डिस्प्लेसमेंट 5। किधर, ये तो इससे ज्यादा ही, अच्छा माइनस है। फिर यहाँ पे ये ट्रायंगल हो गया तो प्लस हाफ इंटू 15 इंटू 5, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस ये वाला, ये ट्रायंगल है, हाफ 2 इंटू 10, हाफ 2 इंटू 10 माइनस हाफ, सॉरी हाफ नहीं, रेक्टेंगल है, 4 इंटू 10, 4 इंटू 10, तो कितना हो गया ये 12.5, 62.5 प्लस प्लस ये हो गया 37.5 माइनस 10 माइनस 40, तो माइनस 50 हो गया। 12.5 50 आ रहा है, 50 जूल्स। कहाँ गलती कर दी? सी वर्क डन अंडर फोर्स डिस्प्ले। ओके, हो भी सकता है मेरी गलती है, चेक कर लो। हाफ 10 + 25 इंटू 5, हाफ 15 इंटू 5, हाफ 2 इंटू 10, नहीं पता, 10 50 100, करेक्ट, सही है, 50 जूल्स आंसर, राइट? समझा ना? यस सर। रब कर दूं? बहुत आसान सा क्वेश्चन था। वर्क डन इज एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। Now next is a force of 2x 4 x on the block.
Now do it. A force F equals to 2x, x on the block. Hey, if block moves from -40 to 60 under action of this force, find work done by this force. दो मिनट लगाओ, सॉल्व करो, मैं आता हूँ. See, work done is what? Integral f into dx, x1 से x2, right? So force is 2x dx, x1 था -4 से 6. इसका इंटीग्रेशन होगा x square -4 से 6. So that is 36 minus 16, 20 units. ये बता 20 joules. क्या निकाला था आंसर तुमने? चिन्मयी? सर मेरा 1000 था, कुछ गलत कर दिया. 1000 जो आने जैसा था ही नहीं, आए गलत सर. चलो कोई नहीं, ठीक है, करता हूँ मैं थोड़ी देर में. 6:30 वापस मिलते हैं. चलो अभी स्टॉप करता हूँ मैं. 6:30 मिलते हैं. सर अभी ले लीजिए ना फिर, अब तो हो ही गया, बची गए 5:30. ठीक है, 5 मिनट के बाद लॉग इन करना. मैं 5 मिनट काम है, उस 5 मिनट के बाद लॉग इन करता हूँ. ऑल ऑफ यू लॉग इन आफ्टर 5 मिनट्स. ओके सर.